हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बीजेपी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं। अपने कॉलेज टाइम पे वो एबीवीपी के यूथ प्रेसिडेंट भी रहे हैं और दिल्ली के पूर्व महामंत्री, पूर्व विधायक और आज भी स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष हैं बीजेपी में, श्री विजय जौली जी का। और आइए हम सर से मिलते हैं। आइए सर स्वागत है हमारे चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में। आज हम सर से बातें करेंगे सर की पर्सनल लाइफ के बारे में, बैक स्टोरी जानेंगे सर ने कैसे अपनी जर्नी, आज इतने सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। तो आइए सर से डायरेक्ट बात करते हैं। सर आज बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में। सर आपको हमारे शो के बारे में पता है? लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस हम क्या, आपने कभी पहले देखा है हमारा चैनल? मैंने नॉर्मली आजकल कोई भी चैनल देखने का मुझे समय नहीं मिलता। अच्छा, तो सर मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आउट करूँगा। सर जो बेसिकली हमारा चैनल है, हम इंस्पिरेशनल जो ग्रेट लीडर्स हैं जिनकी एक जर्नी रही है, जिन्हें देख के कोई जो नए कमिंग जनरेशन है या पॉलिटिक्स को लेकर जिनको इंटरेस्ट है वो आगे आना चाहे, तो वो इन स्टोरीज़ को देख के अपना आगे पॉलिटिकल जो करियर नहीं कह सकते, पॉलिटिकल जो समाज सेवा है जैसे आप लोगों ने की है, स्ट्रगल करा है, उसे देखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने सर आपको आपकी एक जर्नी रही है, आप एबीवीपी से लेके आप बीजेपी में एज एन ऑल इंडिया इंचार्ज तक आपने एक जिम्मेदारियाँ वो की हैं। तो सर मैं इसीलिए आज आपका स्वागत करता हूँ हमारे शो में। और सर मैं अपना शो की शुरुआत आपकी जर्नी से करना चाहूँगा। सर जैसे आपने एबीवीपी में एज एन स्टूडेंट प्रेसिडेंट आपने स्टार्ट किया, तो सर क्या सोच के आपने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया? मतलब क्या मन में था कि आपने पॉलिटिकल में आना है कि नहीं आना है, क्या सोचा था आपने? देखिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर 1977 में जी मेरा एडमिशन हुआ। जी। मैं इंडिया का टॉपर था हाई स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर। ओके। और एशिया के सबसे बढ़िया जी कॉमर्स के कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जहाँ अब 99% वाले आखिरी विद्यार्थी को एडमिशन मिलता है। जी। आज से 45 साल पहले जी 1977 में जी मेरे 82.5% थे और मैं 18th ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट का मेरिट होल्डर था। सर वाओ, ग्रेट। और जब मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया, जी मेरे मन में कोई चुनाव लड़ने की योजना नहीं थी, जी लेकिन सक्रिय रहना, वन ऑफ द बेस्ट रहना, हिंदी अंग्रेजी में निपुण रहना, स्टूडेंट एक्टिविज्म से प्रेरित होकर स्टूडेंट्स के विभिन्न आयामों और आंदोलनों में भाग लेना, शायद मेरी इन विशेषताओं के कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे अपने कार्यकर्ता के रूप में 2 वर्ष तक ट्रेनिंग के साथ मुझे सजगता से निहारते रहे मेरे अधिकारी। और बीकॉम ऑनर्स के फाइनल ईयर में मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का महामंत्री का चुनाव लड़ने के लिए, जब विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालयों की राजनीति से अपने आप को परे किया था, एक ऑल्टरनेटिव संगठन जनता विद्यार्थी मोर्चा, जो संघ की प्रेरणा से विद्यार्थियों के बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मान्यताओं को आगे बढ़ाने वाला था, उसके नाते मुझे महामंत्री पद का उम्मीदवार बनाया और मैं हजारों मतों से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का 1979 में पहला चुनाव कांग्रेस और कम्युनिस्टों को मात देकर विश्वविद्यालय में मैंने अपने संगठन की विजय पताका को लहराया था। बहुत बड़ी बात है सर। आपने बीजेपी को ही क्यों चूज़ किया, और कोई पार्टी क्यों नहीं? ऐसा कैसे, विचारधारा कैसे पता चला आपको कि हाँ मेरे को बीजेपी में ही जाना है? देखिए, फर्स्ट डे एट कॉलेज जी मेरा राजनीति से कोई संपर्क नहीं था जी। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद
मॉरिस नगर चौक से डबल डेकर नंबर 6 लेकर अपने घर जनकपुरी के लिए आने के लिए तैयार हुआ, तो मेरी कानों के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस के मेन मॉरिस नगर चौक के ऊपर कुछ नौजवानों के भाषण देने की आवाज आई। इमरजेंसी खत्म हो गई थी। इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की ओर से देश की प्रधानमंत्री थी। मेरे कदम अचानक उस विद्यार्थियों के जन समूह की तरफ बढ़ चले, जिसमें पहला डायलॉग मैंने सुना जी। घास कैसी भी हो चश्मा हरा होना चाहिए। और उन शब्दों को प्रेरित करने वाला और कोई नहीं, तब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के बाद में बनने वाले महामंत्री और आज के वरिष्ठ पत्रकार इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा थे। अच्छा। मेरा उनसे परिचय हुआ, मैंने उनका नाम पूछा और उसके बाद दूसरा व्यक्ति जिससे मेरी भेंट हुई वो विजय गोयल, जो बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री भी रहे। और इन दो के अलावा एक तीसरी शख्सियत जिसने मुझे अपनी ओर एक चुंबक के माफिक आकर्षित किया, जो हिंदी और अंग्रेजी में निपुण थे, आंखों पे काला चश्मा था, लेदर जैकेट डाल रखी थी। और जब मैं उनकी तरफ बढ़ा और मैं उनसे पूछता उनका नाम, उन्होंने तपक से मेरे से पूछा व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा विजय जॉली। विच कॉलेज? मैंने कहा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। व्हाट परसेंटेज? मैंने कहा 82.5। इससे पहले कि मैं उनका नाम उनसे पूछता, वो स्टाइल से, एक अदा से आई एम अरुण जेटली कहते हुए निकल पड़े। मैं अपने घर आया, फर्स्ट डे एट कॉलेज, फर्स्ट डे इन यूनिवर्सिटी। मैं किन से मिला, मैंने अपने पिता और माता जी को बताया। चौथे दिन मेरे कॉलेज के अंदर राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक इंद्रेश कुमार जी आए और उन्होंने पूछा ये विजय जॉली कौन है। मैंने कहा सर मैं हूं। और वो मुझे कॉलेज की कैंटीन में ले गए। मेरा पहला पाठ राष्ट्रता के बारे में, राष्ट्र के प्रति समर्पण के बारे में, छात्र राजनीति के बारे में और राष्ट्रवादिता से प्रेरित उनके उद्बोधनों से मेरे मन का विकास हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं किस छात्र संगठन के साथ जुड़ने वाला हूं, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कैच देम यंग, इंडोक्ट्रिनेट देम यंग। जो तरुणाई होती है उसको जो अपने साथ जोड़ लेता है, वो तरुणाई जीवन भर के लिए तन से, मन से, मस्तिष्क से, अपने दिमाग से उस विचारधारा की प्रतिपादन करने वाला व्यक्तित्व बन निकलता है। ऐसे मेरी मंजिल दिल्ली विश्वविद्यालय में इन 3 छात्र नेताओं ने, रजत शर्मा, विजय गोयल, अरुण जेटली और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के आज के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी ने आज से 43 साल, 44 साल, 45 साल के इस लंबे अंतराल में मेरे जीवन को, मेरे जीवन के आयामों को प्रभावित किया। सर मतलब जो अरुण जेटली जी, रजत शर्मा जी, ये आपके कहीं ना कहीं इस स्टूडेंट लाइफ में आपके बहुत बड़े, आप जिनको देख के आप सीखे हैं, बड़े हैं, आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, मेजर रोल रहा है। ये मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं जी। काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ये मुझे विजय गोयल जी ने सिखाया। जो भी काम करो अति विशिष्टता से करो। हिंदी बोलो तो वो भी प्रवीणता से बोलो, अंग्रेजी बोलो तो वो भी दूसरे को ना केवल प्रभावित करने के लिए अपितु अपनी विद्वता को हैमर करने के लिए बोलो। ये मैंने अरुण जेटली जी से सीखा।
और संगठन के प्रति, राष्ट्र के प्रति अगर समर्पण का भाव हो तो ये मैंने माननीय इंद्रेश जी से सीखा। और शब्दों के अंदर गहराई के साथ मन को छूने वाले वाक्यों का प्रयोग और उपयोग करो, ये मैंने रजत शर्मा जी से सीखा। इसलिए मैं तीनों के साथ साथ माननीय इंद्रेश जी को अपने जीवन का प्रेरक मानता हूँ, अपना बॉस मानता हूँ, अपना सीनियर मानता हूँ, अपना आइडल मानता हूँ। सर, राजनीति को लेके अपनी, जैसे सबकी एक विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है कि हाँ राजनीति, आपकी अपनी क्या आइडियोलॉजी है कि हाँ राजनीति का सही मानने में मतलब ये है? सबकी अपनी अपनी परसेप्शंस होती हैं, राय होती हैं कि हाँ सही मायनों में राजनीति इसका नाम है। जो व्यक्ति और जो व्यक्तित्व अपने आसपास के आयामों से, घटनाक्रमों से, छात्र राजनीति में हो तो छात्रों की समस्याओं से जो रूबरू रहने के लिए जिसकी धमनियों में बहने वाला खून अगर वो हिलोरे नहीं मारे तो छात्रों का वो प्रतिनिधि और छात्रों का वो अध्यक्ष नहीं हो सकता। 1980 के अंदर जब पूरे देश के अंदर कांग्रेस की लहर आई, श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा से भारत की प्रधानमंत्री बनी, तब मुझे संघ की पृष्ठभूमि से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीतने का सौभाग्य मिला। बोलने में वाक्यपटुता, मन में देश के प्रति और समाज के प्रति कुछ करने की लालसा, विद्यार्थियों के हितों के लिए, चाहे वो रिवैल्यूएशन का, एग्जामिनेशन के पेपर्स की बात हो, चाहे हॉस्टल्स की बात हो, चाहे विद्यार्थियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, उसके लिए आगे बढ़कर अपनी बात को मुखरित करने की बात हो, या 1975 के दशक के अंदर जो लोकतांत्रिक हितों का हनन करके कांग्रेस के नेतृत्व में भारत के अंदर इमरजेंसी लगाकर राजनेताओं को सलाखों के पीछे डालने की बात हो, इन सभी आयामों और घटनाक्रमों के ऊपर अपने आप को सक्रिय रखता व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के आयाम से निकलता है। राजनीतिक दल उसकी तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ 1982 के एशियन गेम्स में काम करने का मौका मिला। उसके बाद कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलने का मौका मिला, और मुझे आज भी उनके वो शब्द याद हैं। 1982 एशियन गेम्स जो भारत का सिरमौर था, एशियन गेम्स के प्रोटोकॉल का प्रमुख विपक्षी पार्टी से होने के बावजूद मेरे पास उसकी प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी थी। अति विशिष्ट काम किया। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उनके एक मित्र जो भारत के स्टेट मिनिस्टर फॉर डिफेंस अरुण सिंह जी थे जी, मुझे उनसे मिलाने ले गए। उन्होंने कहा, यू आर द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई वुड एक्सपेक्ट youngsters like you to join the youth congress। सब मन बदला। मैंने उनकी बात सुनी और तपक से उत्तर दिया, सर आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स बट हाउ कैन आई लीव अ मदर। मैं उस मां को कैसे छोड़ सकता हूं, अ मदर विच हैज गिवन बर्थ टू मी। जिस मां ने मुझे जन्म दिया, मैं उस मां को नहीं छोड़ सकता। वाह। आप बिलीव करिए, जब तक राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे, जब भी मैंने उनसे समय मांगा यूथ कांग्रेस या कांग्रेस के नौजवानों के ऊपर प्राथमिकता देते हुए, अपने धुर विरोधी विजय जॉली को सबसे पहले समय मिला। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में भी मैं विपक्ष में था। मैं भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ 1980 में बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड मुंबई में,
मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था अध्यक्ष थे। और मुझे 5 मिनट भारतीय जनता पार्टी के जन्म जिस दिन हुआ, मुझे उस बड़े मंच से लाखों की भीड़ को संबोधित करने का सुअवसर भारत के और भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। इसलिए मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का फाउंडिंग मेंबर और फाउंडिंग फुट सोल्जर मान के चलता हूं। मैं नेता नहीं हूं, मैं अभिनेता नहीं हूं, लेकिन मैं स्पंदन लिए हुए छात्र नेता से देश की राजनीति में विधायक बनने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग का अनेक वर्षों तक प्रमुख रहा, जिसने 2 देशों में जहां भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था, 2014 तक जो मेरे पास जिम्मेदारी रही, मैंने उसको दुनिया के 47 देशों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे और डंडे को लगाने का, प्रसारित करने का, भारत की विपक्ष की आवाज को बुलंद करने का मैंने दुस्साहस किया। और मुझे अपने इस कर्म पर, अपने प्रकर्म पर, अपने काम करने और काम करने की शैली पर नाज भी है, कॉन्फिडेंस भी है। सर 1988 में आपने पहला चुनाव लड़ा था, 1988 में। सर आप जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो सर जब पहला चुनाव मतलब कोई भी व्यक्ति लड़ता है तो मन में बहुत डर भी होता है कि लोग उतना प्यार करेंगे नहीं करेंगे, हमें उतना प्यार लोगों से मिलेगा नहीं मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन को उस टाइम पे मनोबल डगमगा सा जाता है। तो सर आपका कैसा रहा, आपका फीलिंग क्या थी उस टाइम पे जब आपने अपना पहला चुनाव लड़ा? देखिए, मैं पहला चुनाव तो 1993 में लड़ना चाहता था, जब मैं जनकपुरी में रहता था। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका था। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा थी, उसके राष्ट्र मंत्री होने के नाते मुझे उमा श्री भारती, जगत प्रकाश नड्डा, इनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। और जब 1993 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बने थे, मैं उस साल चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी ने कहा यू आर टू यंग, वर्क मोर फॉर द पार्टी। अच्छा, ओके। मैंने दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर तब के दिग्गज स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ दिल्ली के कोने कोने में जाकर भाजपा के पक्ष में प्रचार और प्रसार किया था। 1998 के चुनावों में जब दिल्ली में प्याज की मार थी, श्रीमती सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की उम्मीदवार थी। मैं साकेत विधानसभा से पार्टी ने मुझे लड़ने का मौका दिया और मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैं बैठा नहीं, काम करता रहा। और 2003 के अंदर जब मैंने दोबारा चुनाव लड़ा साकेत विधानसभा का, हौसला सर कैसा था? और मैं विजय हुआ। उस सीट से विजय हुआ जो सी ग्रेड की सीट थी। भारतीय जनता पार्टी की झोली में वो सीट 2003 से पहले कभी नहीं आई, और मेरे उस सीट को छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास वो दोबारा सीट नहीं आई। लेकिन 2003 के अंदर चुनाव जीतने के बाद मैंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंसी सेंट्रिक कर लिया। पीने के पानी की समस्या, टूटी फूटी सड़कें, संगम विहार, देवली, साकेत, पुष्प विहार का अविकसित होना, फाइलों में काम था, फाइलों में पैसे आवंटित थे। मेरे से पहले 3 दफा चुने हुए विधायक कांग्रेस के टेकचंद शर्मा जी के कार्यकाल का मैंने क्षेत्र का समग्र विकास किया। मैंने पार्टी कार्यालय जाना बंद कर दिया, दिन रात क्षेत्र में रहना, लोगों की, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए आतुर रहता था। 5-5 हजार लोगों को लेकर
सोनिया विहार का पानी संगम विहार और उसकी आसपास की बस्तियों को मिले, उसके लिए मैं प्रयासरत रहता था। और शायद इसीलिए 2008 के अंदर पार्टी ने मुझे, तब की दिग्गज कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही श्रीमती शीला दीक्षित के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उतारा। मेरा पैर टूटा हुआ था, मैं मॉरिशस गया था, मैं भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग का सह प्रमुख था। मॉरिशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ से पोर्ट लुइस में मिलते हुए मेरा पैर फिसल गया, मेरा पैर टूट गया। जब मैं वापस आया, पार्टी ने कहा आप नई दिल्ली में, मेरी इस दिल्ली और नई दिल्ली में 22 किलोमीटर दूर की दिल्ली में आप हमारे उम्मीदवार होंगे। मैंने उस चैलेंज को, उस चुनौती को स्वीकार किया, टूटे पैर के साथ। अपने आप मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर भी पहुंच गया। मैंने कहा आप मुझे क्या वोट नहीं देंगी? मीडिया ने, देश ने, दिल्ली ने देखा कितना कॉन्फिडेंस इस विजय जॉली में, और मैं उस चुनाव को कुछ ही मतों से हार गया। मेरी हार के बाद तब की मुख्यमंत्री रही श्रीमती शीला दीक्षित मुझे साइड में ले गई, कहने लगी यू गेव मी स्लीपलेस नाइट्स, आपने मेरे रातों की नींद हराम कर दी। मैंने उनको विनम्रता से कहा जीत आपकी हुई है, शब्द आपके मेरे में जीत के भाव को लाते हैं। फिर उन्होंने कहा यू आर अ ग्रेट फाइटर, आप बहुत बड़े लड़ाकू हो। मैंने उनको कहा ये मेरी लड़ाई आपके प्रति कोई निजी लड़ाई नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूं एक महिला नेत्री और नेता के रूप में, लेकिन मेरी लड़ाई मेरी पार्टी की लड़ाई थी। मेरा संघर्ष एक विचारधारा का संघर्ष था। मैं हारा जरूर, नंबरों में हारा हूंगा, मन में नहीं हारा, दिल में नहीं हारा, पैरों में नहीं हारा। मेरे अंदर स्पंदन करता रहा और मैं काम करता रहा। आज मैं किसी बात का मोहताज नहीं हूं। मैं अपने एक्सपोर्ट बिजनेस से कमाता हूं, राजनीति पे लगाता हूं। मैंने नई दिल्ली में ऑफिस नहीं बनाया। 2008 के बाद मेरी पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया, नहीं तो मैं अरविंद केजरीवाल जैसे दसियों को अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से नीचे गिराकर पटकनी देने से चूकता नहीं। लेकिन आज भी सक्रियता से, सबलता से मैंने दुनिया के 84 देशों का भ्रमण किया है, और मेरे मन का विश्वास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुए उस सफर का जो 1977 में हुआ था, 2022 में भी वो सफर रुका नहीं है, बढ़ता है, बढ़ता चला जाएगा। सर अभी आपने जैसे वो किस्सा बताया कि आप उनके घर गए थे शीला दीक्षित जी के चुनाव पे, तो सर वो मन में क्या किस्सा, क्या वो वाक्य था क्या? आप 2008 के चुनावों में पार्टी ने मुझे, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जो कांग्रेस की बड़ी नेता थी, 2 बार पहले चुनाव जीत चुकी थी, बहुत ही लोकप्रिय थी, लेकिन जब मैं नई दिल्ली में उम्मीदवार बनकर गया, पानी से, पीने के पानी से तरसते नई दिल्ली विधानसभा के लोग, कहीं पर स्कूटर नहीं जा सकता, कहीं पर साइकिल रिक्शा नहीं जा सकता। लोगों को अगर सब्जी की मार्केट में जाना है तो उनको 3 व्हीलर लेके जाना पड़ेगा। नौजवान परेशान थे, सड़कें टूटी हुई थी, नई दिल्ली के अस्पतालों के अंदर मरीजों को घंटे खड़ा होना पड़ता था, सरकारी कर्मचारियों के घरों की जर्जर हालत थी। जब मैंने पहले 7 दिन वहां पर कैंपेन किया तो मुझे उन समस्याओं से रूबरू होने का मौका मिला, इसलिए मैंने मन में ठानी मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री अपनी प्रतिद्वंद्वी श्रीमती शीला दीक्षित से मिलकर उनसे संवाद तो करूं। मैं अपने परिवार के साथ उनके घर गया, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, मैंने उनको उनकी
क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू कराया, तो मुझे बड़े प्यार से बोली, जॉली क्या तुम मुझे बताओगे मेरे नई दिल्ली की समस्याएं क्या हैं? तो मैंने भी उतनी मधुरता से उनको बोला, एक मां को उसका बेटा ही बता सकता है घर में क्या हो रहा है, घर के आसपास क्या हो रहा है। और जब हम बाहर निकले, मीडिया ने पूछा क्या इनको आप आशीर्वाद नहीं देंगी, आपके घर पर आपसे बात करने आए हैं, संवाद करने आए हैं। अब वो कैसे मुझे आशीर्वाद दे देती? मैं उनके पैरों में झुका। झुकना मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विरासत में सिखाया है। झुक कर रहो, जो पेड़ झुक के रहता है उसकी टहनियां मजबूत होती है। मैं ज्यों ही झुका, उन्होंने मुझे उठाया, उठाते ही मुझे आशीर्वाद मिल गया। लेकिन देश के मीडिया को उस दिन मेरा इवैल्यूएशन, मेरा एनालिसिस करते हुए ये उन्होंने पाया, विजय जॉली इज अ सीजन्ड भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट। विजय जॉली पढ़ा लिखा, समझदार, समझदारी से बात करने वाला और समझदारी के साथ बड़े चुनौतियों को स्वीकार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। और शायद इसीलिए 25 किलोमीटर दूर होते हुए भी मैं कुछ चंद हजार वोटों से उनसे हारा, जबकि मुझे नई दिल्ली का ज्योग्राफी भी नहीं मालूम थी। लेकिन वहां की जनता में इतना विश्वास आया। मैं पैसे के बल पर हार गया, मैं मुख्यमंत्री की खाइती से हार गया, लेकिन अपने दिल से, अपनी आत्मा से, मेहनत से नहीं हारे। भारतीय जनता पार्टी की मेहनत से नहीं पिछड़ा। सर बड़ा जर्नी, और सर मैं तो बहुत गूज़बम्स आ गए मेरे तो सुन के। अच्छा सर, एक छोटा सा गेम खेलते हैं अब। सर मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, कुछ आपको उन पे अपनी परसेप्शन देनी है, जो भी आपको लगता है आप क्या सोचते हैं। सर कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस वर्ड है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस वो जहाज है जो 60 साल तक तैरता रहा और अब 3/4 डूब चुका है। और राहुल गांधी अगर उसके नेता रहे तो पूरा डूबने से उसको कोई नहीं बचा सकता। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी भ्रम के आधार पर, झूठ के आधार पर, झूठे सपने दिखाकर, जो श्रीलंका का हाल हुआ है 2022 में, वो दिल्ली का हाल करने वाली आम आदमी पार्टी, जो गली गली शराब के ठेके खोल दे, लोगों को फ्री बिजली और पानी के लुभावने वादे दे दे, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था फ्री बीज पे नहीं चला करती है। जो मेहनत करते हैं, जो मुशक्कत करते हैं, उसके आधार पर उनको भोजन मिलता है। अगर आप गरीब को गरीब रखना चाहते हैं तो उसको मुफ्त में भोजन बांट दो। अगर आप चाहते नहीं हैं कि दिल्ली का नौजवान काम करे, उसको झूठे सपने, लारे और लप्पे लगा दो। यह है आम आदमी पार्टी। सर बीजेपी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चहुमुखी नेतृत्व के अंदर जो 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रगति की है, मैंने तो वो दिन भी देखे हैं। जब मैं विदेशों में जाता था, इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते थे विच कंट्री आर यू फ्रॉम, मैं कहता था इंडिया, नाक मुंह सिकोड़ते थे। और आज आप दुनिया के किसी देश में चले जाएं, एवरीवन नो, आप अपना पासपोर्ट दें, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहें आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूं, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, वेलकम। ये जो भारत की अस्मिता, भारत का माथा ऊंचा किया है। कोरोना के अंदर दुनिया के 99 देशों को कोरोना की फ्री वैक्सीन, दवाइयां मुफ्त बांट दी, दुनिया का दिल जीत लिया। वो क्वाड जिसके अंदर
भारत कभी सोच भी नहीं सकता था। साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का संयम विदेश नीति की परिकाष्ठा है। से पाकिस्तान ने बालाकोट के अंदर भारतीय सैनिकों की हत्याएं कराई और 24 घंटे के बाद जिस प्रकार से भारत के राजनीतिक निर्णय के नाते काउंटर अटैक पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी कैंप्स को ध्वस्त करने की बात हुई, ढोकलम के अंदर और लद्दाख के अंदर जिस प्रकार से चाइना का कड़ा मुकाबला करते हुए चीन के सैनिकों को पीछे जाने के लिए धकेला, देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना पैंडेमिक से पहले और उसके बाद भी आज 8.7% की दर से जो भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व, टीम वर्क, जो कहा है वो पूरा करेंगे, झूठ नहीं कहेंगे। विरोधी चाहे जितना मर्जी महिमा मंडन करते रहें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से 24 में से 18 घंटे काम कर देश में, राज्यों में और एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में वहां की जनता का विश्वास लोकतांत्रिक ढंग से चुनावों के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास लेकर के आए, मैं उस भारतीय जनता पार्टी का एक फुट सोल्जर होते, एक सैनिक होने के नाते मैं अपने पर गर्व करता हूं और अपने नेतृत्व को प्रणाम करता हूं। सर, आपने मोदी जी का जिक्र किया, मोदी जी की विशेषताएं हमें बता चाहें, मतलब जो बाहर भी हैं और आज हम देख भी रहे हैं कि कहीं भी जाओ इंडिया आज बहुत पॉपुलर है और उसका रीज़न सिर्फ मोदी जी हैं। तो सर, आपकी मोदी जी से पहली बार मुलाकात कब और कैसे हुई और वो क्या मोमेंट था आपके लिए, आप हमें बताएं। मैं अरुण जेटली जी के साथ एक बार रीगल सिनेमा के पास जो रेमंड का एम्पोरियम है, उसमें मोदी जी के लिए उनके कुर्ते और पजामे के लिए और उनकी शॉल का कपड़ा लेने के लिए अरुण जेटली जी के साथ गया था। वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम? वो भारत के और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र महामंत्री थे। अच्छा, ओके। मैं विदेश विभाग का प्रमुख था। मैं हर 2 महीने में मोदी जी से मिलने गांधीनगर जाया करता था। अकबर टूर्स और ट्रेवल अहमदाबाद से मैं गाड़ी हायर पे लेता था। एक दफा मैंने गाड़ी ले ली जी। मैंने ड्राइवर से बातचीत शुरू करी जी। 45 मिनट का रास्ता था। मैंने ड्राइवर को बोला, ये नरेंद्र मोदी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं 2002 के दंगों के दोषी हैं। उसने कहा, आप क्या बात करते हैं, मैं रशीद आलम खान हूं। जितना हम मोदी जी के शासन में, उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सुरक्षित हैं, इतना हम कभी कांग्रेस के कार्यकाल में सुरक्षित नहीं थे। मैंने कहा, शायद भैया तुम झूठ बोलते हो। कहते झूठ आप बोलते होंगे। उसको नहीं पता था मैं भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग का प्रमुख हूं। मैंने 2 और बातें मोदी जी के विरोध में कही। आप बिलीव करिए, 5 कदम के बाद उसने गाड़ी रोक दी। कहने लगा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं, आप मेरी गाड़ी से उतर जाइए। जो पैसे आपने एडवांस में अकबर टूर्स और ट्रेवल अहमदाबाद काउंटर एयरपोर्ट पे दिए हैं, वो वापस ले लीजिए। मैं मोदी जी के बारे में कुछ अपशब्द सुनने को तैयार नहीं हूं, हालांकि मैं मुसलमान हूं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना कार्ड निकाला, उसको कन्विंस किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के विदेश विभाग का प्रमुख हूं। मैं तो तुम्हें आंक रहा था,
तुम्हारा फीडबैक ले रहा था, उसको फिर विश्वास नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से विश्वास रास्ते में छोड़ देता, गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में, फिर पैदल पैदल गांधीनगर देखना। और मुझे पैदल पैदल गांधीनगर जाना पड़ता। मैं सुबह जाता था, शाम को आ जा। मैंने वो बात पहुंच के मोदी जी को बताई जी। और उनको कहा कि मैं कीनिया जाने वाला हूं। उन्होंने कहा कीनिया जा रहे हो, कीनिया के राष्ट्रपति कंबाटा को कहना कि जो आपके यहां पर आग लगी थी, जिस आग में सैकड़ों लोग हाथाहाथ हुए थे, मैंने उनके लिए दवाइयां और डॉक्टर भेजे थे। अच्छा, मोदी जी ने कहा। अब क्या वो ठीक हैं, ये पूछ के आना। बड़ी बात है। आई वॉज शेल शॉक्ड। एक मुख्यमंत्री गुजरात के और एक दूसरे देश के राष्ट्रपति और कीनिया के अंदर भारतीय मूल के लाखों लोग रहते हैं, उनके प्रति उनके मन की संवेदना। 4 साल बेमिसाल मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली से लगातार राजदूतों को, पहले साल 63 राजदूत, दूसरे साल 94 राजदूत, तीसरे साल 124 राजदूत और चौथे साल 134 राजदूत वाइब्रेंट गुजरात गांधीनगर के उस कार्यक्रम में दिल्ली से प्लेन भरकर लेकर जाने का सौभाग्य अगर किसी को मिला तो विजय जॉली को मिला, क्योंकि उस समय नरेंद्र मोदी पर्सोना नॉन ग्रांटा थे। अमेरिका उनको अपने देश में आने के लिए वीजा नहीं देता था। यूरोपियन यूनियन के राजदूत उनसे हाथ मिलाने से कतराते थे, लेकिन अपने मार्केटिंग स्किल से, वाक्य पटुता से, बात करने की शैली से, भारतीय जनता पार्टी विल बी द नेक्स्ट रूलिंग पार्टी, इस कंसेप्ट को फ्लोट करने के अंदर मेरी अहम भूमिका रही। और वहां पर इन राजदूतों को 4 साल बेमिसाल रिसीव करने वाले 2 बड़े नेता, गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के अंदर सांसद और वरिष्ठ नेता लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी रहते थे। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और एक बार मोदी जी अपना वाइब्रेंट गुजरात का प्रेजेंटेशन दे रहे, उस डेलीगेशन के अंदर चाइना का राजदूत भी ले गया मैं और ताइवान का राजदूत भी ले गया जी। थोड़ी देर के बाद चाइना के पॉलिटिकल काउंसलर ने आके बोला कि वी आर वॉकिंग आउट बिकॉज यू हैव इनवाइटेड द ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव्स। मैंने कहा गिव मी 10 मिनट्स टाइम। मैंने मोदी जी को लिख के दिया, यू हैव 10 मिनट्स बिफोर द चाइनीज मेक अ वॉकआउट। मोदी जी मेरे से भी ज्यादा विद्वता और विद्वानिता दिखाते हुए उन्होंने अगले 5 मिनट में उस सेशन को एंड कर दिया। मेरा वक्तव्य समाप्त, आप सब चाय और नाश्ता लीजिए। फिर किसी को मौका ही नहीं मिला जाने का। ये जिंदगी के वो आयाम हैं, ये जिंदगी की वो यादें हैं, ये जिंदगी के वो अनुभव हैं जो विजय जॉली से कोई छीन नहीं सकता। मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं। प्रीशियस मोमेंट्स ऑफ लाइफ। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, LK आडवाणी जी के साथ, कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ, जना कृष्णा मूर्ति जी के साथ, वेंकैया नायडू जी के साथ, राजनाथ सिंह जी के साथ, जगत प्रकाश नड्डा के साथ, नितिन गडकरी के साथ, उमाश्री भारती के साथ, अमित शाह जी के साथ मैंने अनेक वर्षों तक काम किया है। और वो काम करने से आज इतनी प्रेरणा मिली है कि आज दिल्ली की सबसे मलिन बस्ती, अनधिकृत बस्ती, पिछड़ी बस्ती, गरीबों की बस्ती संगम विहार में सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक बैठकर लोगों की सेवा करने का जो आनंद मुझे मिलता है, शायद मुझे नई दिल्ली में नहीं मिलता। सही बात है। अब मिलना होता है। अब तो जब वो मुख्यमंत्री थे, आप मिले थे फर्स्ट टाइम,
अब वो प्रधानमंत्री हैं तो सर उनके में कुछ आपको चेंज, नेचर में कुछ चेंज देखने को मिला या आज भी ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री? मैं 2014 के बाद उनसे नहीं मिल पाया। ओके। मेरे मन की टीस है, लेकिन वो व्यस्त हैं। अगर कहीं मिलेंगे तो दूर से हाथ हिला देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सहयोगियों को, अपने संगियों को, अपने साथियों को कभी भूलने वाले नहीं है, साथ लेके चलने वाले। अच्छा सर, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी मैं तो मतलब आप जब बता रहे थे ना तो आई एम जस्ट इन दैट स्टोरी, मेरा फील कर पा रहा था उस चीज़ को। सर जैसे आपको खाली टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, कोई असर आप किसी एक्टिविटी के कोई इंटरेस्ट है जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, या अपने खाली टाइम को कैसे यूज़ करते हैं आप? मेरे पास खाली टाइम नहीं है। अच्छा। मेरा एक एक मिनट लिखने में, पढ़ने में, संपर्क करने में, संवाद करने में, डायलॉग करने में, जिम करने में। अच्छा सर, जिम भी करते हैं आप? घर के लॉन को बढ़िया बनाकर रखने में, अपने 94 वर्षीय पिताश्री के साथ संवाद करने में, अपने बिजनेस जो अब मेरे बेटे संभालते हैं, एक अमेरिका से पढ़ के आया, एक ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, और दोनों वापस आ गए। मेड इन इंडिया काम करने की इतनी तमन्ना और जागरूकता रहती है। आई डू नॉट हैव अ सिंगल मिनट विच आई कैन वेस्ट। मैं फॉरेन अफेयर्स में, मैं डोमेस्टिक अफेयर्स में, मैं क्षेत्रीय समस्याओं में, लिखने में, पढ़ने में। अभी 2 साल पहले ही मैंने पीएचडी कर डॉक्टरेट की डिग्री ली। ये मेरी नेवर डाइंग स्पिरिट का एक उदाहरण है अभी भी। एंड आई स्टिल लव टू ट्रेवल। अभी मैं अगले सप्ताह ही नेपाल के दौरे पर हूं जी। कोरोना से पहले हर महीने एक देश का दौरा रहता था, प्रमोटिंग पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप। अभी नवंबर और दिसंबर के अंदर मैंने 5 देशों का दौरा किया। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। ओके। इनको रामनवमी चादर उड़ाने का सौभाग्य अगर किसी को मिला तो विजय जॉली को मिला। ये मेरा बेटा है। अच्छा, ओके। उसके बाद मैं गुयाना गया। गुयाना के राष्ट्रपति को मोदी जी के 114 देशों की यात्राओं के ऊपर 3.5 किलोग्राम की एक पुस्तिका भेंट करी। मैं ट्रिनिडैड गया, मैं जमाइका गया, और उसके बाद अमेरिका जाने का सौभाग्य मिला। दुनिया के सबसे बड़े अक्षरधाम मंदिर 162 एकड़ के अंदर न्यू जर्सी में, मुझे प्रमुख स्वामी के 100वीं बरसी के ऊपर 3,500 इंडियन अमेरिकन श्रोताओं को संबोधित करने का सौभाग्य मिला। और उसका ये चित्र दिखा रहा हूं। अचीवमेंट्स। और जब मैं इस मन से नीचे उतरा, मुझे वहां के प्रमुख स्वामी ने कहा, आपकी जीवा में तो सरस्वती बसती है। मैंने कहा, महाराज जी मुझे नहीं पता, मेरी जेब में $1,000 हैं और आपने मुझे लाखों करोड़ों डॉलर्स के मालिकों को संबोधित करने का मौका दिया है। मैं अपने आप को अनुग्रहित समझता हूं, मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूं कि आपने अपने प्रमुख स्वामी की 100वीं बरसी के मौके पर मुझे इतने बड़े जनसमूह को, समर्थकों को संबोधित करने का मौका दिया है। कहने का भाव यह है, काम करते रहो, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, हेयर पॉजिटिव, और अगर आपका दिल भी धड़के तो वो भी पॉजिटिव इंक्लिनेशन से धड़कना चाहिए। ये 1979 में मुझे भारत के सदाबहार नेता, जो बाद में नेता बने, एवरग्रीन इंडियन फिल्म स्टार देवानंद की दी हुई कमांडमेंट थी, जो जिंदगी के हर आयाम में स्पिक एंड स्पैन। सुबह उठो, बेडरूम से ड्राइंग रूम, बेडरूम से
बाथरूम से ड्राइंग रूम में आओ, तैयार होके आओगे, लोगों से मिलोगे, बात करोगे, संवाद करोगे, और अगर प्रेजेंटेबल होगे तो आपके विरोधी भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, मैंने उस ट्रैजेक्टरी को आज भी एक्सेप्ट सटीक रखा हुआ है। दिख रहा है सर, बिना बताए दिख रहा है सर। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया सर, आपने इतने सारे जितने भी बड़े बड़े लोग, तो सर अभी देवानंद जी का आपने नाम लिया, तो सर आपको मूवीज़ का वो है, शौक है मूवीज़ का? बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, आप देखते हो बॉलीवुड? कभी कभी। कभी कभी। बॉलीवुड में सर आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है अभी तक? अभी हाल ही में मैंने 2 मूवीज दिल्ली में प्रदर्शित करी। कौन सी? सबसे पहली द कश्मीर फाइल्स। वाओ। पर उस पे तो हमने फिल्म ऑडिटोरियम महादेव रोड के ऊपर स्पेशल शो पहला ऑर्गेनाइज किया था, और उसके बाद पूरे देश ने उस मूवी को लैपअप किया। और अभी हाल ही में दूसरी मूवी द कन्वर्शन, धर्मांतरण, उस मूवी का भी स्पेशल शो मुझे और मेरे एनजीओ दिल्ली स्टडी ग्रुप को करने का सौभाग्य मिला। अच्छा सर, अब हम बढ़ते अपने लास्ट और आखिरी सवाल की तरफ, क्योंकि हमने लगता है आपका टाइम भी ले लिया जाता। सर, जो जनरेशन या कमिंग जनरेशन पॉलिटिक्स में आ रही है, जो यंग ब्लड है जो आ रहा है पॉलिटिक्स में, और बहुत लोग जो इंटरेस्ट लेते हैं आज भी पॉलिटिक्स में, सर आप उनको क्या अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? देखिए, जो नौजवान पीढ़ी राजनीति करना चाहती है, राजनीति को पैसा कमाने का अड्डा नहीं बनाए। राजनीति में आए तो पूरा तन मन और धन से आए, समर्पण की भावना से आए। अगर आपको लगता है दिस इज अ शॉर्टकट टू प्रॉस्पेरिटी, टू पावर, नहीं मिलने वाला। मैं 1977 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, 1980 में मैं प्रेसिडेंट बना, और 1998 में मुझे पार्टी ने पहला टिकट, वो भी विधायक का, लड़ने के लिए सी ग्रेड सीट पर दिया। पॉलिटिक्स में आए, पढ़े लिखे भाव से आए, समर्पण के भाव से आए, कुछ करने की तमन्ना से आए। आई हैव टू डिलीवर। अगर आप अच्छे अधिवक्ता हैं, अच्छे लॉयर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे टेक्नोक्रेट हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो आप पॉलिटिक्स के साथ न्याय करेंगे। अगर आप जेब से फटीचर हैं, अगर आप जेब से कंगले हैं, तो दूसरे की जेब के ऊपर डाका मारने के लिए आप नेता बनना चाहेंगे। पॉइंट। ऐसे नेता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। यू गेट एक्सपोज्ड। ये युग बदल गया है। ये कम्युनिकेशन का युग है, ये इंस्टाग्राम का युग है, ये व्हाट्सएप का युग है, ये ईमेल का युग है, ये रॉकेट्स का युग है, ये सूचना और प्रसारण का युग है। कहीं पर छोटी सी घटना हो जाए, एकदम से वो घटना बड़ी बनकर दुनिया के सामने आ जाती है। इसलिए यू आर अंडर कांस्टेंट वॉच। लोग आपको देख रहे हैं, परख रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप कहें वो तथास्तु हो, जो ना कर दें तो कोई और नहीं कर सकता हो। अगर आप इस प्रकार का विश्वास अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, अपने नगरवासियों में, अपने राज्यवासियों में, अपने देशवासियों में और अपनी पार्टी के अंदर, आप किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना हो, झूठे वादे मत करें। डोंट प्रॉमिस अ मून विच यू कैन नॉट डिलीवर। इसलिए मेरा आज की नौजवान पीढ़ी से ये प्रार्थना है, प्रिजर्वेंस, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये अहम चीजें हैं आपके व्यक्तित्व को बनाने वाली और बड़ा और छोटा करने वाली। इसलिए संयम के साथ आगे बढ़ें, मेहनत के अलावा
और कोई मूल मंत्र नहीं है। दिन में हो, रात में हो, दोपहर में हो, अंदर हो, बाहर हो, ऊपर हो, नीचे हो। डॉक्टर विजय जॉली अगर प्लेन्स पे चढ़ता है तो पैदल भी चलता है। अगर टीचर्स को देखता हूं तो उनके पैरों में माथा भी झुकाता हूं। सुबह उठकर अपने पिता जो 94 इयर्स के अमृतलाल जॉली और अपनी सास श्रीमती कुसुम गुप्ता जो 84 वर्ष की हैं, जिनके साथ मैंने काम करना, मेहनत करना, बिजनेस करना और बिजनेस के पैसे को राजनीति पे लगाना जो उनसे सीखा है, उनके पैरों की रज को अपने माथे पर लेकर एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस के साथ हर दिन शुरू करता हूं। वाह। निंदा रस से बचिए और कुछ करने की ललक से कुछ अच्छा कर सके। अभी मैंने 2 दिन पहले ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे म्यांमार एम्बेसी के अंदर आयोजित किया, जिसमें 28 देशों के राजदूत उपस्थित थे। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं किया। इसलिए मेरा सभी नौजवानों से, लड़के और लड़कियों से ये प्रार्थना है, मिलिए, बात करिए, संवाद करिए, किसी से घृणा मत करिए। देयर इज नो वन टैबू फॉर यू, दिस वर्ल्ड इज ऑल वासुदेव कुटुंबकम, जिसका नारा और जिसका उद्घोष भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, मेरे नेता, देश के नेता, वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम। वाह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और धन्यवाद हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, सच एन शुक्रिया। इंस्पिरेशनल जर्नी विद यू। थैंक यू सर।